जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज 2-3 नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि इससे पहली जो हमारी कल क्लास हुई उसमें हमने टॉपिक लिया तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। तो अब तक लगभग तत्सम शब्दों की हमने 10 कंडीशन को देखा है कि किस तरीके से हम कई लाख करोड़ों शब्दों को हम अपनी कंडीशन के आधार पर पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सा शब्द संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव, कौन सा देसी विदेशी और संकर है। तो उस पे आने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हिंदी स्पेशल का बैच हर महीने की 15 तारीख को आता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको पूरी हिंदी पढ़नी है। जैसे कि अभी मैं बैच में जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसमें टीचिंग के जो एग्जाम है उसको फोकस करके मैं हिंदी कंप्लीट करा रहा हूँ। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस से आपको हम फ्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग के अलावा कोई दूसरा एग्जाम देना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल, पटवारी, इसके बाद आरओ, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी या DSSB का यूडीसी और एलडीसी जो ग्रेड होता है 10 ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आपकी वैकेंसी के साथ आएगी, अगर उसका आपको एग्जाम देना है तो उसमें जो हिंदी पूछी जाती है वो 40 नंबर होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग वहां भी होती है। तो एक बड़ा रोल होता है 10 ग्रेड 2 के अंतर्गत एलडीसी और यूडीसी। उनमें काफी अच्छा प्रमोशन भी है कि आप दैनिक शतार्थ एसडीएम रैंक तक आप यूडीसी क्लर्क बनने के बाद आप फाइनली सिलेक्शन लेने के बाद आप अपना प्रमोशन लेके पहुंच सकते हो। तो जो तैयारी आप अभी कर रहे हो फर्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर आप हिंदी, इसके साथ साथ में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और इसके साथ जीके जीएस पे आप लोगों ने फोकस किया है, यही हमारा सुपर टेट के अंतर भी सारा का सारा सिलेबस यही है। क्वेश्चन 5 आए या 50 आए, हमें पूरा कंटेंट पढ़ना है, हमें पूरे जो टॉपिक है वो सारे कवर करने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो कहने का मतलब ये है कि हम 5 क्वेश्चन के लिए किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या फिर 50 क्वेश्चन के लिए, एफर्ट्स हमें पूरा लगाना पड़ेगा, सिलेबस हमें पूरा कवर करना पड़ेगा, सही कंटेंट के साथ हम चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको टीचिंग एग्जाम के अलावा कोई दूसरा अगर मौका मिल रहा है सेम इसी तैयारी में, तो फिर आपको उसमें भी फार्म भर के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। क्योंकि एग्जाम देने से आपकी चीजें और अच्छी ही होगी, आपको पता चलेगा कि मेरी जो कमजोरी है वो क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में अगर कोई टीचिंग के अलावा कोई दूसरी तैयारी करना चाहता है तो उस तैयारी के लिए हर महीने की 15 तारीख को जो मेरा बैच आता है वो सबके लिए सफिशिएंट है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है यूपी पुलिस, जिसके अंदर यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है अप्रैल में लास्ट तक। ऐसे DSSB, PRT, TGT, PGT, इसको टारगेट करके मैं ये बैच लेके आया हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट DSSB, TGT, DSSB, PGT की तैयारी करना चाहता है, जिसके अंदर लिटरेचर का एक बड़ा रोल होता है, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान का एक बड़ा रोल होता है, इसके अंदर प्यारे दोस्तों NCERT की जो हमारी बुक होती है 9 to 12 की, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो वो इस बैच को परचेज कर सकता है, जिसके अंदर हम सामान्य हिंदी, हिंदी साहित्य, अभ्यास प्रश्न पत्र, अनुच्छेद, हिंदी शिक्षण शास्त्र, पत्र लेखन, ये सारे हिंदी के जो अलग अलग सेक्शन है उसको हम तैयार कराएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 13 अप्रैल को, आज 11 तारीख है, तो आपको ध्यान रखना 13 तारीख को शाम को 7 बजे इसमें रजिस्ट्रेशन होने हैं और वो रजिस्ट्रेशन केवल 699 रुपया की फीस में होंगे। तो यानी कि 24 घंटे के लिए इस बैच पे डिस्काउंट है। वैसे इस बैच की जो फीस है वो रहेगी प्यारे दोस्तों 899 रुपया। अगर आप 14 तारीख की शाम को 7 बजे तक ये बैच नहीं खरीद पाते तो फिर आपको जो पे करने पड़ेंगे वो है 899 रुपया। तो 24 घंटे के लिए डिस्काउंट होता है 200 रुपया का। अगर आप में से किसी को बैच की नीड है, आवश्यकता है, तो आप ये बैच ले सकते हैं। इसमें 100 घंटे, 100 PDF नोट्स, 3000 क्वेश्चन के साथ हम हिंदी के तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप तो बैच ले चुके हो, आपको तो इस बैच को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी बैच के अंदर हम सारी वो हिंदी आपको कराएंगे जो टीचिंग के किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, बशर्ते फर्स्ट पार्ट की हिंदी। जैसे DSSB में 20 क्वेश्चंस, ये इसके बाद सुपर टेट में 20 क्वेश्चंस, वो हिंदी यहाँ पे आपके इस बैच में कंप्लीट होगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब भी जैसे हमने अभी एक ग्रुप अपना कंप्लीट कर लिया है, इसके अंदर हमने वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी,
अब आपको मैं YouTube पर कंटिन्यू जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन साथ के साथ होता रहे, आपको कोई मॉक टेस्ट अलग से ना देना पड़े, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर अलग से सोल्व ना करना पड़े। वो सारी की सारी चीजें प्यारे दोस्तों हम यहीं पे ही करते हैं। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया में 1-2 दिन का फॉल्ट है, तो हमने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है इस चीज की, नेटवर्क की। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आपको कल भी आई थी, कुछ आज भी आएगी। आपको आवाज कंटिन्यू सुनाई देगी, लेकिन बीच में 1-2 सेकंड का ब्रेक रहेगा वीडियो में, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके आज आपको चलना। दूसरी चीज, जो भी दोस्तों आप पढ़ते रहो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो ये 50-50 सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसकी पहली क्लास में कल ले चुका हूँ। रोज शाम को 8 बजे सिलेक्शन दरबार एक हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि टीचिंग वाले बच्चों के लिए बना है। उस पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे टीचिंग वाले स्टूडेंट हैं। उन टीचिंग वाले बच्चों को जो भी टीचिंग की रणनीति होती है, कंटेंट होता है हिंदी का, हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट का, तो मैं इस सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर जब मेरा बैच कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देते हैं और इस यूट्यूब चैनल पे हम प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अंदर में DSSB के अंदर सुपर टेट के अंदर अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो मैं लेके आ रहा हूँ PRT, TGT और PGT के। मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैंने DSSB की रणनीति बनाई, DSSB में हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए TCS कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है DSSB के माध्यम से, अगर हमने उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन सेम उसमें से मिलेंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। लेकिन उनको आप तभी कर पाओगे जब उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन बड़े लॉजिकली होते हैं। उनको हम तब करेंगे जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट हम करा ही रहे हैं, लेकिन आपको साथ के साथ यहाँ वे सारे प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। ये क्लास कल हो चुकी है, सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पे अभी ये क्लास है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो TCS कंपनी ने PRT, TGT, PGT के अलग अलग सब्जेक्ट में पूछे हैं, उनको अगर आप सोल्व करके आगे बढ़ते हो तो आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगा सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप ये 50 क्वेश्चन आप करोगे, मैं 50 क्वेश्चन, 50 क्लास और 50 मिनट में ये सारी सीरीज कंप्लीट करूंगा। 250 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। कैरेविल पे पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट ज्यादातर सिलेक्शन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हम पेपर के लास्ट मोमेंट तक बच्चे के साथ जुड़े होते हैं। अब मान के चलो मैं अपना सिलेबस 1 महीने में कवर कर लूंगा या 1.5 महीने में, तो सिलेबस के बाद अगर आपका पेपर नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम की डेट तो बाद में आएगी, पहले तो आपके फॉर्म भराए जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन नहीं करते हैं और फिर समस्या आती है कि वो बिना रिवीजन के जाते हैं, बिना इम्प्लीमेंट किए जाते हैं पेपर में, वहां 2-4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो पूरे मेरिट पे असर डालते हैं। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 2022 में, 2021 में, 2020 में, 19 में और उससे पहले जो भी एग्जाम TCS कंपनी ने कराए DSSB के, वही सारे के सारे मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो 50 जो क्वेश्चन है वो 50 के 50 DSSB, सुपर टेट और टीचिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और वहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। तो इस क्लास को एक बार स्पीडोमीटर लगा के आप जरूर सुनोगे। शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर होंगे। तो ये क्लास कहाँ होती है? ये सिलेक्शन दरबार जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये क्लास होती है शाम को 8 बजे। आपके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन अगर आप लाइव हो सकते हैं तो तमाम बच्चों के साथ आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो और ये देख सकते हो कि आपको कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी करनी बाकी है। सबके साथ तैयारी करनी, टीचर के साथ रिवीजन करने के अपने फायदे होते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रोज शाम को ये 8 बजे क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर जो आज का हमारा टॉपिक है
वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा क्रिया, क्योंकि कल जो क्लास 9 बजे हुई थी उसमें कराया गया विशेषण। अगर आप टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी बाई अरुण सर को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन दरबार को प्यारे दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। इसके बाद मुद्दा था हमारा तत्सम शब्दों की पहचान का। तो जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्दों की पहचान, तो तत्सम शब्दों की पहचान की कुछ कंडीशन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है हमने 10 कंडीशन कर ली है। 11वीं कंडीशन हमें करनी है क्लिष्ट जटिल, क्लिष्ट जटिल कठिन उच्चारण में वर्तनी वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाएंगे। कैसे? जैसे हमने एक शब्द ले लिया सुसुरसा, दूसरा शब्द लिया हमने गुरु उपदेश, तीसरा शब्द लिया हमने दुरुपयोग, चौथा शब्द ले लिया हमने यहाँ सुश्रुत, पांचवा शब्द लिया हमने यहाँ अंत्याक्षरी, इसके बाद छठा शब्द लिया हमने यहाँ आशीर्वाद, सातवां शब्द लिया हमने यहाँ उज्ज्वल, आठवां शब्द लिया हमने यहाँ पितृण, नौवां शब्द लिया हमने यहाँ ऊषा, और 10वां शब्द लिया हमने यहाँ श्रुति। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है, अर्थात सही शब्द बताइए क्या है। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जिसका हम सही रूप से उच्चारण करें, जो शब्द की संरचना के हिसाब से सबसे छोटा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारी शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ 10 शब्द लिखे गए हैं, 10 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको केवल 1, 2 से लेके 10 तक पॉइंट लिखने हैं। आपको केवल वो बताना है जो जो शब्द इसमें शुद्ध लिखा है, अर्थात जो वर्तनी बिल्कुल सही है वो आपको बतानी है। फिर मैं ये कंडीशन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये तत्सम है। सब बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि सारे बच्चे अलर्ट मोड में जो है रह के यहाँ तैयारी करते हैं। जी, प्रीति कह रही है कि सारे रोंग हैं जी। अच्छा, 12वीं कंडीशन है, कोई नहीं, तो ये 12वीं कंडीशन कर लेते हैं। अगर 11 हो गई है तो वो देख लेना आप जो भी है, ठीक है। तो कल कहां तक हम गए थे? अगर कल 11 हो गई है तो ये 12वीं कंडीशन हुई। इसमें से आपको बताने हैं शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुद्ध मतलब सही शब्द बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। ये सारे वे मैंने शब्द लिखे हैं जो टीचिंग के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लेवल पर ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं।
चलो जी, तो शुद्ध शब्द अर्थात सही शब्द हमें बताना है, और वो सही शुद्ध शब्द क्या है। इसमें सुश्रुत में आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो शुद्ध वर्तनी है सुश्रुत की वो ये है, पहले यहाँ छोटा ऊ आता है, इसमें बड़ा ऊ आता है, तो ये सुश्रूषा हो गया, जिसको कहते हैं रोगियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, वो सुश्रूषा कहलाता है। गुरु उपदेश ये भी गलत है, 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 यहाँ 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 ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इनमें से कोई भी शब्द सही नहीं है। तो इनका सही रूप क्या होगा वो देखिए। ये सुश्रूषा का सही रूप है। गुरु उपदेश में यहाँ बड़ा ऊ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दुरुपयोग में यहाँ छोटा ऊ आएगा, ठीक है। सुश्रुत में अंदर यहाँ आपको ध्यान रखना है, दोनों मात्राएं छोटे ऊ की आएगी। अंताक्षरी में जो गलती है वो यहाँ पर ये है, आधा तय य के साथ में आ आएगा, तो ये अंताक्षरी बनेगा। इसके साथ आशीर्वाद में गलती ये है, ये रह यहाँ के स्थान पे यहाँ आएगा। उज्ज्वल में जय दोनों आधे होंगे। पितऋण में ये वाला री आएगा, यहाँ पर एक री और आएगा। ऊषा में छोटा ऊ आएगा, बड़ा नहीं आएगा। और श्रुति में प्यारे दोस्तों यहाँ पे छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता। तो इनमें ज्यादातर आधे और पूरे व्यंजन का ही डिफरेंस था। वर्णमाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्तनी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बावजूद आपकी तैयारी ये है। जब मैं पढ़ाने के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज पे आपको एफर्ट्स डालने के लिए कहता हूं, तो आपको ये लगता है कि शायद सर का इसमें कोई फायदा होगा। मेरा सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि मैं क्लास लूं और क्लास में मैं आपको समझाऊं कि देखो इस तरीके से क्लास होती है, और फिर सारी रिकॉर्डिंग क्लास दे दूं, लाइव ना हूं। सबसे ज्यादा फायदा तो ये है। और उससे भी ज्यादा फायदा ये है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं, उसमें मेरा गले पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो भी होगा। जो थकान होती है, रीढ़ की हड्डी जो दुखने लगती है, जब हम 8-8, 12-12 घंटे क्लास लेते हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है। तो टीचर कभी भी, खासकर वे पैदाइश टीचर जो खुद मेहनत करके सिलेक्शन लिए हो, और जो बच्चों को जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, जिनको माँ बाप का सहारा बनना है, जब वो उनके बारे में सोचने लगता है, तो फिर टीचर ना तो अपने शरीर को देखता है ना अपने फायदे को देखता है। क्योंकि उसकी टीचिंग का जो एक स्किल्स है, उसका जो शौक है, वो फिर उस शौक के अंदाज में वो सारी चीजें कराता है। तो इसीलिए मैंने जो आज आपको बताया वो इसीलिए बताया कि जब तक आप खुद चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे बात नहीं बनेगी। इसमें ऐसा कौन सा शब्द था जो आप पहली बार सुन रहे थे, पढ़ रहे थे? सारे आपने 50 से ज्यादा बार सुने, पढ़े, लिखे, देखे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप भीड़ में शामिल होकर तैयारी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि वे तमाम क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आप टॉपिक कर चुके हो, उसके बावजूद भी आप गलत कर रहे हो, तो फिर आपको उन दोनों में से कोई एक सेशन अटेंड करना जरूरी है, या तो मिक्स क्वेश्चन वाला या फिर प्रैक्टिस वाला। जो भी आपके पास समय है, जो भी नेट है आपके पास, उसको ध्यान में रख के आप करोगे। अब इन सब का लॉजिक समझिए क्या है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा यहाँ पे ये छोटा ऊ, और ये क्या आएगा, बड़ा ऊ। इसमें क्या आएगा, यहाँ ये बड़ा ऊ, क्योंकि गुरु का छोटा ऊ, उपदेश का छोटा ऊ मिलके बड़ा बनेगा। उपयोग में छोटा ऊ आता है, तो इसमें गलती ये है कि इसमें यहाँ छोटा रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। सुश्रुत में दोनों ऊ छोटे होते हैं। अंत्याक्षरी में यहाँ ये आ आएगा, ये नहीं था। आशीर्वाद में ये रह यहाँ है। उज्ज्वल में दोनों जे आधे हैं। पितऋण में एक ये एक ही आएगा। ऊषा में ये छोटा ऊ आएगा। श्रुति में ये छोटा ऊ आएगा। तो इनका जो शुद्ध रूप है, वो शुद्ध रूप है प्यारे दोस्तों ये वाला। क्या क्या है, सुश्रूषा है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रुत है, गुरु उपदेश है, यहाँ पे ऊ आएगा बड़ा, गुरु उपदेश। इसके बाद में यहाँ दुरुपयोग, यहाँ पे छोटा ऊ आएगा दुरुपयोग में। और ये सारी चीज में एक नहीं बल्कि 2-2 बार आपको बता चुका हूँ। गुरु में छोटा ऊ होता है, उपदेश में बड़ा ऊ होता है। इसका छोटा ऊ, इसका छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इसका मतलब जब आपको हम संधि वर्तनी सिखा रहे थे, आपका फोकस वहां था ही नहीं। यहाँ ये दूर है, इधर ये उपयोग है,
तो यहाँ पर इस रे के साथ में प्यारे दोस्तों जब ये उपयोग का छोटा ऊ आएगा तो ये वाला बनाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो बना है आधा रे और ऊ को मिला के बना है, ये जो बना है ये आधा रे और बड़े ऊ को मिला के बना है। एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन की वजह से ही कई कई लाख बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। इसी वजह से हमें ये चीजें सही ढंग से यहाँ पे करनी है। तो ये तो था इसमें अंतर, ये था यहाँ पे प्यारे दोस्तों छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, यहाँ दोनों के दोनों छोटे ऊ। शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना, सुश्रुत कहते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, सु उपसर्ग है, श्रुत सुनना होता है, जो गुरु का उपदेश है। तो यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा, यहाँ ये घुंडी मुड़ेगी, यहाँ नहीं मुड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने यहाँ शब्द दिए थे कौन से थे, गुरु उपदेश, सुश्रुत हो गया, अंत्याक्षरी, वो पता ही चल गया आपको। यहाँ यह के साथ में आएगा। आशीर्वाद में ये रे यहाँ लेंगे तब यहाँ काउंट करेंगे, ये आरसीवाद बन गया। उज्ज्वल में और बता देते हैं, पितऋण में और उज्ज्वल में किस तरीके से। यहाँ एक है हमारा ये वाला उज्ज्वल, ये जो बना है प्यारे दोस्तों ये उज और ज्वल है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ेगा। ये उज ऐसे बना है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी। व्यंजन संधि में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तय के बाद में जय आएगा तो इस वाले आधे तय का परिवर्तन जय में होगा, तो ये तय आधे जय में बदल गया। ज्वल में ऑलरेडी आधा जय है तो यहाँ पूरा जय नहीं आएगा। शुद्ध वर्तनी हमारी हो गई प्यारे दोस्तों ये वाली। इसके साथ उज्ज्वल के साथ साथ हमारा क्या था, पितृ। पितृ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये पितृ है और दूसरा ये ऋण शब्द है। यहाँ से हमने एक री लिया, इधर से भी एक री लिया, दोनों मिलके क्या बन गया, बड़ा री। तो फिर पितृ की सही वर्तनी होगी हमारी ये वाली। एक प्यारे दोस्तों हमारा ये हुआ और दूसरा प्यारे दोस्तों हमारा ये हुआ, यानी कि इसमें दो री आएंगे तब ये वर्तनी सही मानी जाएगी, क्योंकि दो छोटे री को मिला के बड़ा री बनता है। क्लियर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी वर्तनी सही नहीं थी। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, इसलिए क्योंकि आपके लिए ये क्लिष्ट है, आपके लिए जटिल है, आपके लिए कठिन है। आप न तो इनका सही से उच्चारण कर पाते हो, न आप सही वर्तनी बता पाते हो। इसी वजह से ये तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हिंदी के शब्द सरल होते हैं, सुगम होते हैं, आसान होते हैं, जिनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके लेवल पर कठिन हो, डिफिकल्ट शब्द हैं, जिनका न तो आप सही से उच्चारण कर पाओ, न सही से उनकी सही वर्तनी बता पाओ, वे सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम। और जो सरल सुगम आसान होते हैं वो कहलाते हैं तद्भव। अगर ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है 13वीं कंडीशन, और 13वीं कंडीशन है ये कि संधि वाले सभी शब्द, संधि वाले सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम। क्योंकि हम तत्सम शब्दों की कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो जिनमें भी संधि होती है, जैसे यहाँ रमेश शब्द आ गया या फिर नरेंद्र शब्द आ गया, यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द आया है, या फिर पवन शब्द आ गया, यहाँ पर अक्षोहिणी शब्द आ गया, अक्षोहिणी, इन सब में संधि हुई है। तो यहाँ संधि हुई है, इसी वजह से प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाए, आपके तत्सम शब्द। रमा और ईश रमेश, नर और इंद्र नरेंद्र, मन और विज्ञान मनोविज्ञान, पो और अन पवन, यहाँ अक्ष और ओहणी अक्षोहिणी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे संधि विच्छेद है। संधि कहाँ होती है, दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल में। जब पुराने शब्द संस्कृत के हैं, इनसे बनने वाला नया शब्द भी संस्कृत का होगा, क्योंकि सबसे पहले भाषा क्या थी, संस्कृत। यहाँ से आ, यहाँ से ई आया, यहाँ से ए और ई आया, यहाँ विसर्ग का अव में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे ये पो और अन है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये अयादि संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ये ए और ऊ है, जिससे प्यारे दोस्तों बनता है औ। इसी वजह से यहाँ दो मात्रा आई है।
तो ये अक्षोहिणी गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि दो ऐसे अपवाद थे, एक तो प्रोढ़, एक अक्षोहिणी और एक दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। तो यानी कि दंतोष्ठ, अक्षोहिणी और प्रोढ़, इन शब्दों के बीच में दो मात्रा है, लेकिन ये वृद्धि संधि ना होके गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये तीन अपवाद हैं। बाकी जिन पे भी दो मात्रा होगी वो सारे के सारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। लेकिन दंतोष्ठ, प्रोढ़, प्रोढ़ कहते हैं एडल्ट को, अक्षोहिणी कहते हैं चतुरंगी सेना को, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी वाली सेना, इन चार सेनाओं को अक्षोहिणी कहते हैं। जो दांत और होठ से जिसका उच्चारण हो वो दंतोष्ठ कहलाता है। ये तीन शब्द गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, ये अयादि संधि का है, ये विसर्ग संधि का है, ये गुण संधि का है, ये भी गुण संधि। रमा का जो स्वामी है वो रमेश कहलाया। अब आपको ये पता होना चाहिए रमा किसकी पत्नी का नाम है, ये उसी का ही पर्यायवाची भी है। तो संधि जिन भी शब्दों में है, चाहे वो स्वर संधि के 5 भेदों के अंतर्गत आए, व्यंजन संधि के अंदर आए या विसर्ग के, वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल तत्सम के ही होते हैं, संस्कृत के होते हैं, क्योंकि संधि संस्कृत में ही काम करती है। संधि में क्या है, पुराने दो शब्दों को हम लेते हैं, उनके दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाते हैं और उनसे एक नया शब्द बना लेते हैं। जब पुराना माल संस्कृत का है, जब पुराना माल कच्चा माल संस्कृत का है, तो उनसे बनने वाला नया माल भी संस्कृत का ही होगा। इसलिए संधि वाले सारे शब्द जिनमें संधि हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद 14 नंबर की कंडीशन क्या है, जिन शब्दों से वैदिक धर्म, संस्कृति, संस्कार का, वैदिक धर्म, संस्कृति, संस्कार का परिचय मिलता हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पुरुषार्थ को माना जाता है और पुरुषार्थ के साथ साथ हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था। इसके साथ हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था भी है, आश्रम। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 16 संस्कार भी हैं, 16 संस्कार। इसके साथ हमारे यहाँ त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सब से हमें वैदिक धर्म, संस्कृति व संस्कार का परिचय मिलता है। जैसे यहाँ शब्द आए हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अंतर्गत हमारे आए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अंतर्गत आए हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। इसके साथ 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार पहला है, उपनयन संस्कार पढ़ाई का पहला संस्कार, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। ये भी वैदिक धर्म, संस्कृति या संस्कार का परिचय देते हैं। हम त्योहार के रूप में प्यारे दोस्तों क्या मनाते हैं, दीपावली को, ये हिंदुओं का त्योहार है। हम क्या मनाते हैं, होली का। इसके अलावा हम कौन सा त्योहार मनाते हैं,
रक्षाबंधन, एनीथिंग, यहाँ पे तीज, बहुत सारे त्योहार हैं। एक तो त्योहार की जो वर्तनी है शुद्ध प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, वो ये है जिस पर एक मात्रा होती है। अगर आप यहाँ दो मात्रा दे दोगे तो ये त्योहार की अशुद्ध वर्तनी होगी, गलत वर्तनी होगी। बहुत सारी किताबों में त्योहार इस रूप में लिखा हुआ है जो कि गलत वर्तनी है। उन्हीं किताब के पहले पेज पे लिखा है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये वर्तनी अपने आप में सही है और ये वर्तनी क्या है, गलत है। तो जिन शब्दों से हमें हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, उसकी संस्कृति और संस्कार का पता चलता है, वे सारे के सारे शब्द हमारे तत्सम होते हैं अर्थात संस्कृत के होते हैं। क्योंकि हम जितने भी होम हवन करते हैं, जितने भी हम परंपराओं का निर्वहन करते हैं, वो सारी संस्कृत में होती है। वो श्लोकों या फिर मंत्रों के माध्यम से ही हम अपनी पूजा पाठ में उसको शामिल करते हैं। श्लोक संस्कृत में लिखे गए, मंत्र संस्कृत में लिखे गए। हमारा जो ये पुरुषार्थ है, इस पे यहाँ तैरने वाला रह आया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी तैरने वाला रह, यहाँ आधा व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, आ इसमें उपसर्ग है, इसमें भी आधा व्यंजन है, इसमें यहाँ अनुस्वार लगा है, आधा व्यंजन है, इसमें भी आधा व्यंजन है। ये सारे शब्द तत्सम हैं। ऐसे ही यहाँ पे तैरने वाला रहे, तो जब तैरने वाला रहे हैं इसमें भी यही है, इसमें यहाँ संयुक्त व्यंजन है। कार्य और काम दोनों तत्सम होते हैं, काज तद्भव होता है। ब्राह्मण में आधा वे आधा है, अंत में नय है, इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें ये वाला तालव्य से आया है, आधा व्यंजन दे। इसमें प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तैरने वाला रहे आधा बे आधा है, यहाँ पर ये वाला है आधा है, यहाँ पे आधा भी आया हुआ है, वानप्रस्थ में आधा पे आधा से है। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तैरने वाला है, उप यहाँ संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ आधा ने सट मूर्धन्य से आया है, यहाँ पे अनुस्वार आधा से आया है। यहाँ दीपावली में दीप और आवली जो है यहाँ पे संधि हो रही है। होली का हिंदुओं का त्योहार है। रक्षा संस्कृत की क्रिया है, रक्ष करना मतलब बचाना। बंधन में यहाँ आधा ने आया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि इन शब्दों पे हम यही कंडीशन अप्लाई करें। जो अब तक हमने सीखा है वो कंडीशन अप्लाई करके भी हम ये साबित कर सकते हैं कि ये सारे के सारे शब्द तत्सम अर्थात संस्कृत के हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन आप भूल गए तो फिर इन सभी शब्दों से आपको वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृति व संस्कार का परिचय मिल रहा है। इसलिए सारे के सारे ये क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तत्सम शब्द है। इसके बाद 15वीं जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, संस्कृत के ग्रंथों, काव्यों, रामायण, महाभारत, रामायण महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों के शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें राम की, भरत की, लक्ष्मण की, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, विश्वामित्र, दशरथ, मंदाकिनी, एनीथिंग और भी हम शब्द ले सकते हैं।
इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं भीष्म, पांडव, कौरव, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुःशासन, युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, अर्जुन कर्ण, कृष्ण, एनीथिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने प्यारे दोस्तों जितने भी ये येलो से लिखे हैं ये सारे के सारे रामायण के अंतर्गत आते हैं। ये कहाँ प्रयोग होते हैं? रामायण के अंदर। और जितने मैंने व्हाइट से लिखे हैं सब महाभारत के अंदर आते हैं। तो रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक। और महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो महाभारत है। दुनिया का भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, 1,00,000 श्लोक। वेद व्यास के द्वारा इसका संकलन हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक में रामायण लिखी संस्कृत में। और श्लोक जो लिखे जाते हैं जैसे तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, ये श्लोक होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र होते हैं। हमारे जो वेद लिखे गए ये मंत्रों में लिखे गए, पुराण मंत्रों में लिखे गए, उपनिषद मंत्रों में लिखे गए। लेकिन रामायण और महाभारत ये लौकिक संस्कृत का भाग है, ये श्लोक में लिखा गया। तो पुरानी जो चीजें थी वो मंत्र में थी, और जो फिर आधुनिक बाद में जो चीजें बदली वो श्लोक के रूप में आई। तो जो भी श्लोक और मंत्रों के रूप में लिखा गया वो सारा संस्कृत में लिखा गया, और जो भी संस्कृत में लिखा गया वो सारे के सारे तत्सम हैं। तो यहाँ राम रम धातु से बना है। धातु मतलब होता है क्रिया। तो राम के अंदर क्या है? रम धातु है अर्थात क्रिया है। यहाँ भर धातु इससे भर से बना है। यहाँ लक्ष्मण में प्यारे दोस्तों आधा व्यंजन है, अंत में न है। शत्रुघ्न में यहाँ पर क्या है? संयुक्त व्यंजन है, आधा है। सीता शीत धातु से बना है जिसका अर्थ ठंडा होता है। रावण में अंत में न है। विभीषण में अंत में न है। विभीषण में वी संस्कृत का उपसर्ग। कुंभकर्ण में आधा में, कुंभकर्ण में अंत में न। विश्वामित्र में आधा, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। दशरथ में तालव्य से, तालव्य और मूर्धन्य से बनने वाले वर्ण 99.9% तत्सम होते हैं। अगर कहीं पर इस वाले से का प्रयोग है या इसका है, ये आधा हो या पूरा हो, चाहे वो आधा से हो, तो आपको ध्यान रखना जहां भी इनका प्रयोग है वो तत्सम शब्द का निर्माण करते हैं। तो संस्कृत के शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आधा व्यंजन है, यहाँ पे भी आधा व्यंजन, यहाँ पे भी आधा व्यंजन है। और आधे व्यंजन वाले जो शब्द है, कौरव प्राचीन पुराना शब्द है, कुरु से बना है। कृपाचार्य में ये भी है, ये भी है। द्रोणाचार्य में दे आधा है, इसमें न भी आया है तैरने वाला रे। अश्वत्थामा में आधा से है। दुर्योधन में तैरने वाला रे। धृतराष्ट्र में ये वाला है, आधा भी है। गांधारी में आधा है। दुःशासन में ये तालव्य से। युधिष्ठिर में मूर्धन्य आधा से। अर्जुन में तैरने वाला, कर्ण में तैरने वाला रहे। यहाँ कृष्ण में ये भी है और अंत में न भी है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करो। जो अब तक आपको बताई जा चुकी है उस कंडीशन के आधार पे भी आप प्यारे दोस्तों इनको पहचान सकते हैं कि ये सारे के सारे शब्द तत्सम है। किसी में संस्कृत का उपसर्ग लगा है तो किसी में संस्कृत की दूसरी कोई कंडीशन है जो आपको बता चुके हैं वो अप्लाई हो रही है। इसलिए सारे तत्सम है, संस्कृत के हैं। क्योंकि ये रामायण से लिए गए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सारे महाभारत से लिए गए। तो रामायण महाभारत श्लोक में लिखी गई, जो श्लोक में लिखी गई वो संस्कृत है और संस्कृत के सारे शब्द तत्सम हैं।
ऐसे ही वेद पुराण से जो शब्द लिए जाते हैं, अब जैसे यहाँ हमने एक ले लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, और कोई आपसे पूछने लगे कि बताइए ये तत्सम है कि तद्भव है, अथर्ववेद, आप क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? आप कहोगे इसमें आधा गे आया है, ठीक है। ऋग का अर्थ होता है ऋचा, मंत्र को बोलते हैं। यजुर्वेद में ये तैरने वाला आया है। साम का अर्थ होता है गायन, साम क्रिया है जिसका अर्थ होता है गायन, अर्थात इसको गाने वाला वेद बोलते हैं। सारे गामा पा धानी वो इसी के अंदर है। अथर्ववेद में तैरने वाला आया है, और ये सारे के सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, इसीलिए ये तत्सम हैं। ऐसे ही पुराण हैं, तो पुराण के अंतर्गत जो पुराण हम प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? जैसे विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्निपि पुराण है, शिव पुराण है, गुरुड़ पुराण है। कौन सा पुराण है? गुरुड़ पुराण है। इसके साथ मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण। एनीथिंग 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। उन 18 पुराणों के नाम संस्कृत में हैं। कैसे? इसमें अंत में ने, यहाँ पे मूर्धन्य से आधा व्यंजन, शिव का अर्थ कल्याण होता है, तो गुरुड़ तत्सम शब्द है। मार्कंडेय में, यहाँ पे पुराण में आधा ने, तो ये सारे के सारे उपनिषद हो या पुराण हो, वे सारे संस्कृत में ही लिखे गए, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो कितनी कंडीशन हो गई? 15 कंडीशन। इसके बाद 16वीं कंडीशन देखिए। 16वीं कंडीशन क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय अर्थात वर्तमान में, आधुनिक समय वर्तमान में बहुत कम हो रहा हो, बहुत कम हो रहा हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे हम मयूर का प्रयोग, कपोत का प्रयोग, मयूर का प्रयोग, कपोत का प्रयोग, ऊष्ट का प्रयोग, ऊष्ट का प्रयोग, घर्त, हरिद्रा, घरत, हरिद्रा, इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। जैसे अग्नि और रात्रि, इनका प्रयोग हम क्या है? ना के बराबर करते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इनके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मोर का। इसके स्थान पे किसका कर रहे हैं? कबूतर का प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में। इसके स्थान पे किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऊष्ट का। इसके स्थान पे हम घी का प्रयोग, इसके स्थान पे हल्दी का प्रयोग, इसके स्थान पे हम आग का प्रयोग, और इसके स्थान पे रात का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय वर्तमान में बहुत कम हो रहा है, वो भी तत्सम शब्द है। क्योंकि जो येलो से लिखे हैं ये संस्कृत के हमारे तत्सम है। ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द है। और ये क्या है? हमारे, ये हमारे तद्भव शब्द है। तो हम तद्भव का प्रयोग तो रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, लेकिन हम तत्सम शब्दों का प्रयोग साल में 1 या 2 बार ही कर पाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होता है वो कहलाते हैं हमारे तद्भव। हम इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी होता है तो वो तत्सम कहलाते हैं। ये तत्सम है और ये क्या है? इनके तद्भव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी तत्सम हैं उनके हर किसी से कोई ना कोई तद्भव बना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो तत्सम है लेकिन उनका तद्भव आज तक नहीं बना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, एक भी तद्भव ऐसा नहीं है जो बिना तत्सम के उत्पन्न हो गया हो।
तो प्रत्येक तद्भव का तत्सम जरूर है, लेकिन सभी तत्सम का तद्भव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी तत्सम शब्दों की कंडीशन। इसके बाद दूसरे हमें जो पढ़ने हैं वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों की पहचान। अगर तत्सम शब्दों की सारी कंडीशन आपने अच्छी तरह समझ ली है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ताकि मुझे ये भरोसा हो कि जो चीज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो 100% आप तक पहुंच रही है। जी, अगर यहां तक सारी चीज क्लियर है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। सारी चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछिए। जी जी, किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट भी पूछ लीजिए। तद्भव शब्दों की पहचान। क्या पहचान है? अर्धचंद बिंदु वाले शब्द। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधेरा, आंख, चांद, गांव, मुंह और दांत, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द हैं। तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द। द्वित व्यंजन वाले शब्द। द्वित व्यंजन किसको कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ आ जाए तो उनको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। जैसे च के साथ च आ जाए तो यहाँ जैसे बच्चा शब्द है, डिब्बा शब्द है, पप्पू शब्द है, दिल्ली शब्द है, बिल्ली शब्द है, 56 और बच्चन। एनीथिंग। जब भी कोई एक व्यंजन पहले अपने स्वर रहित फिर स्वर सहित रूप में आ जाए, पहले आधे व्यंजन के रूप में हो और उसके बाद में पूरे व्यंजन के रूप में हो, तो उसको कहते हैं हम द्वित व्यंजन। इसमें द्वित व्यंजन यहाँ पे ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये है, इसमें ये और इसमें ये। एनीथिंग। इनके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन पर यहाँ पर अर्धचंद बिंदु का प्रयोग हुआ है या फिर द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो इसको द्विगुणी व्यंजन भी बोलते हैं। जब व्यंजन के दोनों गुण अर्थात दोनों रूप एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आ जाए तो वो कहलाता है द्वित व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन। आप इसमें गलती क्या करोगे? इसमें आप गलती करोगे इसकी, जैसे उच्चारण शब्द है, जैसे सच्चरित शब्द है, ये आप गलती करोगे। जैसे उल्लेख शब्द है, उल्लेख, जैसे उल्लास शब्द है, उल्लास, जैसे सज्जन शब्द है, क्या है? सज्जन।
इसमें आप गलती ये करोगे कि इसको भी आप द्वित व्यंजन मान लोगे। यहाँ पे च आधा पूरा पैद आधा च पूरा च आधा ल, ये यहाँ द्वित व्यंजन नहीं है। यहाँ पे जो ये आधा च आया है, आधा ल आया है, आधा ज आया है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ इस उत उपसर्ग के स्थान पे आया है। यहाँ पर ये सत उपसर्ग के स्थान पे ये वाला आधा च आया है। यहाँ ये उत के स्थान पर ये ले आया है, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये सत के स्थान पर ये वाला जे आया। सो सत मतलब श्रेष्ठ, जन मतलब लोग, जो श्रेष्ठ लोग है वो सज्जन है। तो यहाँ पे सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ। जब संस्कृत का उपसर्ग है तो शब्द भी संस्कृत का होगा। दूसरा, जब प्यारे दोस्तों इसके अंत में नए है तो संस्कृत का है, संयुक्त व्यंजन है तो संस्कृत का है, उत उपसर्ग है, संधि हो रही है तो संस्कृत का है, संधि हो रही है तो संस्कृत का है। यहाँ संस्कृत का उपसर्ग है और संधि से शब्द बना है तो ये तत्सम होगा। ये क्या होगा? तत्सम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को मत बोलिए, क्योंकि यहाँ ये च तय के स्थान पे आए। आपको ये बताया जा चुका है कि जब भी तय के बाद में च आ जाए या तय के बाद में ले आ जाए, तय के बाद में ज आ जाए, तो इस तय के स्थान पर च ले ज का परिवर्तन हो जाता है। ये व्यंजन संधि में आपको हम बता चुके हैं। क्लियर? जिस चीज को सही करना न तो आपके हाथ में हो ना मेरे हाथ में हो, और जिस चीज के बारे में आपको पहले बता दिया गया है कि थोड़ा वीडियो बफरिंग रहेगी, क्योंकि एक दो दिन यहाँ पे जो काम चल रहा है नेटवर्क का, ठीक है, उसमें प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो अब तक ऐसी शिकायत कभी नहीं थी जो आज और कल आई। ऑलरेडी इसकी कंप्लेन कर दी गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको आवाज कंटिन्यू सुनाई देगी। कुछ सेकंड के लिए आपकी जो वीडियो है वो बफरिंग होगी, ठीक है। कल ये सारी चीजें एकदम ओके हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए आज आपको एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। ये मत सोचना कि क्लास बंद हो गई। कई बार जब आप बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, ये चीजें आपको एक बड़े लेवल पे प्रभावित कर देती हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप किसी भी चीज से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आप जहां नौकरी करोगे वहां आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग बहुत होंगे। जो जीवन आप जियोगे 100 साल का, उसमें से कम 100 आदमी आपको हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए ही आपके जीवन में आएंगे। तो आपको इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडजस्ट करना अपने आप में एक पॉजिटिव गुण माना जाता है। हम इस पूरी दुनिया में सबको न तो समझा सकते हैं, न सबको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है उसकी भी अपनी सीमाएं होती है, वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। इसलिए अगर वो चीजें सही करने की होती तो मैं इस चीजों को सही करा के ही क्लास लेता, लेकिन मैंने एडजस्ट इसलिए किया कि क्लास को ऑफ कराने से ज्यादा अच्छा है कि क्लास को कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि कुछ न कुछ बच्चे जरूर सीखेंगे। और दोबारा से जब इस वीडियो को आप सुनोगे या ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, उस समय ये चीजें बफरिंग नहीं कर रही होगी, क्योंकि उस समय नेट आपका खुद इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इसीलिए कई बार आप छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा अपने को डिस्टर्ब कर लेते हो, तनाव में ले आते हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे जीवन में, सारे लोग भी एक जैसे नहीं होंगे, सबको समझा भी नहीं पाओगे और सबको अपनी बात मनवा भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर उन सब चीजों से असफलता होने पर आपको परेशानी होने लगे तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो, आपको जीवन की वास्तविकता के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें हमें जीवन को कैसे जीना है उन चीजों के लिए जीता जागता उदाहरण है कि हमारे पास नेटवर्क प्रॉपर रेंज में नहीं है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं और आप उस क्लास से पूरा आनंद उठा रहे हो। यही आज का अचीवमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन बताई? अर्धचंद बिंदु वाले शब्द, द्वित व्यंजन वाले शब्द, तो ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्दों की पहचान। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? उतक सीपित या ताड़नजात, उतक सीपित या ताड़नजात
व्यंजन वाले शब्द भी किस कंडीशन में आते हैं? तद्भव शब्द की। जैसे सड़क, लड़का, मेंढक, पढ़ना, झड़, चढ़, गढ़, ये सारे के सारे शब्द क्या है? हमारे तद्भव अर्थात हिंदी के हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमने उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग किया है, और इसका प्रयोग या तो शब्द के अंत में होता है या शब्द के बिल्कुल बीचों बीच होता है। फोर्थ कंडीशन, सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द भी हमारे हिंदी अर्थात तद्भव के होते हैं। तो सरल सुगम वर्तनी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ सेवा शब्द हमने ले लिया, सरल है, सुगम है, क्लियर। यहाँ हमने रात शब्द ले लिया, यहाँ हमने ऊंट शब्द लिया, क्लियर। यहाँ हमने सुंदर शब्द लिया, यहाँ हमने दिन शब्द लिया, और यहाँ हमने हल्दी शब्द लिया, और यहाँ हमने चलो जी, अब इनसे समझो। इसके स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे? सुसुरसा। इसके स्थान पे संस्कृत में रात्रि। इसके स्थान पे ऊष्ट का प्रयोग करेंगे। इसके स्थान पे सौंदर्य। इसके स्थान पर दिवस, और इसके स्थान पर हरिद्रा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो शब्द हैं हमारे, ये तद्भव है हिंदी के, जो कि सरल सुगम आसान होते हैं। ये जो शब्द हैं हमारे, ये संस्कृत के हैं, जिनको हम तत्सम कहते हैं। तो ये जो तत्सम शब्द होते हैं, ये क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। इनको न तो हम सही रूप से उच्चारण कर पाते हैं, न सही रूप से हम इनकी वर्तनी को बता पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये सेवा है, रात्र है, ऊंट है, सुंदर है, दिन है, हल्दी है, न तो हमें इनको उच्चारण करने में कोई दिक्कत है, न इनकी शुद्ध वर्तनी बताने में हमें कोई दिक्कत है। इसलिए जो सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक नहीं बल्कि अनेक बार प्रयोग करते आए हो, वो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द होते हैं। और जिनका प्रयोग आप कभी कभार करते हो, आपने पिछले 50 दिन में कितनी बार दिवस का प्रयोग किया दिन के लिए? एक बार भी नहीं। तो इसीलिए वे प्राचीन शब्द, पुराने शब्द संस्कृत के, और जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग हो रहा है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, तो हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे हिंदी के अर्थात तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में हम एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो इससे अजान बन गया। एक करते हैं अन का, इससे अनहोनी बन गया। एक करते हैं हम अध का, इससे अधपका, अधजला, अधखिला बन गया। एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम उनका, इससे 29 बन गया। एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम निडर का, नी का, इससे निडर बन गया। एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम सह का, सपूत बन गया। एक कै का करते हैं तो इससे क्या बन गया? कपूत। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे हिंदी के हैं, अर्थात तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ए, अन, अद, उन, नी,
से और कै, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। तो ये हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जिस भाषा का होगा, शब्द भी उसी भाषा का होगा। जैसे बचपन, मिठास, सच्चाई, हरियाली, लिखावट, तैराक, पढ़ाई। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मूल जो शब्द है हमारा, वो मूल शब्द बच्चा है, पन प्रत्यय लगा है। इसमें मीठा है, इसमें आस प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द सच्चा है, इसमें आई प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द हरी है, इसमें आली प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द लिख है, इसमें आवट प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द तैर है, आंख प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द पढ़ है, इसमें आई प्रत्यय लगा है। ऐसे ही वो आपसे पूछेगा कि ये बताइए, जो ये खिलाड़ी है, ये तत्सम है कि तद्भव है? ये जो पियक्कड़ शब्द है, ये तत्सम है या फिर ये तद्भव है? ऐसे ही वो आपसे पूछेगा, ये जो बड़प्पन शब्द है, ये तत्सम है या तद्भव है? ये सुनारीन जो शब्द है, तत्सम है या तद्भव है? ये चौधराइन शब्द तत्सम है या तद्भव है? ये ठाकुरानी शब्द तत्सम है या फिर तद्भव है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि यहाँ पर मूल शब्द खेल है और इस खेल में आड़ी हिंदी का प्रत्यय लगा है। यहाँ पे मूल शब्द पी है और इसमें हिंदी का प्रत्यय अक्कड़ लगा है। यहाँ मूल शब्द बड़ा है और इसमें यहाँ पे पन प्रत्यय लगा है। यहाँ मूल शब्द सुनार है और इसमें यहाँ हिंदी का इन प्रत्यय लगा है। यहाँ मूल शब्द चौधरी है और इसमें यहाँ आइन प्रत्यय लगा है। यहाँ मूल शब्द ठाकुर है और इसमें यहाँ आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे, सर ठाकुराइन होता है, ठाकुरानी नहीं होता है। ठाकुराइन शब्द अपने आप में गलत है, क्योंकि हम ठाकुर के साथ आइन का प्रयोग नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ देवर में आनी प्रत्यय का प्रयोग करूंगा तो इससे क्या बनाया मैंने? देवरानी। आनी प्रत्यय का प्रयोग देवर के साथ भी होता है और ठाकुर के साथ भी। ठाकुराइन अनुचित शब्द है, गलत शब्द है। तो हिंदी के प्रत्यय हिंदी के शब्द बनाएंगे, संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत के शब्द बनाएंगे, हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्द बनाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्द बनाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के शब्द बनाएंगे, उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्द बनाएंगे। तो उपसर्ग प्रत्यय और वर्ब अर्थात क्रिया जिस भाषा की होगी उसी भाषा के शब्द बनेंगे। यहाँ पर ये बच्चा शब्द किसका है? हिंदी का है। क्यों? क्योंकि इसमें द्वित व्यंजन है। यहाँ मीठा हिंदी का है, इस मीठे को मिष्ठान बोलते हैं। यहाँ सच्चे में द्वित व्यंजन है, हिंदी का है। यहाँ हरी शब्द हिंदी का है, लिख क्रिया हिंदी की है, तैर क्रिया हिंदी की है, पढ़ क्रिया हिंदी की है, यहाँ पे खेल क्रिया हिंदी की है, पी क्रिया हिंदी की है,
यहाँ बड़ा शब्द हिंदी का है विशेषण, यहाँ सुनार हिंदी का है, संस्कृत में इसको स्वर्णकार बोलते हैं। यहाँ चौधरी शब्द हिंदी का है, ठाकुर शब्द हिंदी का है, इसलिए इससे जो शब्द बने वो सारे के सारे हिंदी के बने। इसमें यहाँ द्वित व्यंजन है, और द्वित व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसमें क्या है? यहाँ द्वित व्यंजन, इसमें भी यहाँ द्वित व्यंजन है। क्लियर? ये आपको इसमें भी यहाँ द्वित व्यंजन है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर निकम्मा शब्द ले लिया मैंने और आपसे पूछना लगा कि ये बताइए निकम्मा तत्सम है तद्भव है, तो आप कहोगे इसमें द्वित व्यंजन है, इसमें नहीं हिंदी का उपसर्ग है, इसीलिए तद्भव है, हिंदी का शब्द है। तो उपसर्ग प्रत्यय क्रिया जिस भाषा के होंगे शब्द भी उसी भाषा के होंगे। इसके बाद 6 कंडीशन है हिंदी की क्रिया से बने शब्द। हिंदी की क्रिया से बने शब्द किसके होंगे? हिंदी के होंगे। जैसे अभी बनाए थे, इसकी अलग से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे जा क्रिया है, जैसे जा क्रिया है तो इससे क्या बना लिया? जाना। जैसे हंस क्रिया है, इससे क्या बना लिया? हंस कर। क्लियर? जैसे चल क्रिया है, इससे क्या बना लिया? चलना। जैसे देख क्रिया है, इससे क्या बना लिया? देख कर। जैसे पी क्रिया है, इससे क्या बना लिया? पियक्कड़। जैसे खेल क्रिया है, इससे क्या बना लिया? खिलाड़ी। तो ये सारे के सारे क्या है? हिंदी की क्रिया से शब्द बने हैं। जैसे पढ़ क्रिया है, इससे शब्द बना लिया पढ़कर। जैसे लिख क्रिया है, इससे शब्द बना लिया लिखावट। तो कहने का मतलब ये हुआ वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। यहाँ जो ये वर्ब हैं, ये जा, ये पढ़, ये लिख, ये हंस, ये चल, देख, पी और ये यहाँ खेल, तो ये जो क्रियाएं हैं आपको ध्यान रखना है सारी हिंदी की क्रियाएं हैं। तो हिंदी की वर्ब से, हिंदी की क्रिया से हिंदी के शब्द बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के प्रत्यय हिंदी के मूल शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। अगर आपको उपसर्ग का नहीं पता तो फिर आप ये कहोगे सर जी यहाँ जो ये जान शब्द है हिंदी का है, होनी हिंदी का है, पका हिंदी का है, तीस हिंदी का है, डर हिंदी का है, कम्मा हिंदी का है, पूत हिंदी का शब्द है। तो हिंदी के शब्दों में हिंदी के उपसर्ग। यहाँ बच्चा शब्द हिंदी का है, मीठा हिंदी का, सच्चा, हरी, लिख, तैर, पढ़ हिंदी के शब्दों में हिंदी के प्रत्यय। या तो आप मूल शब्द से पहचानो या आप उपसर्ग पहचानो, या तो मूल शब्द पहचानो या फिर आप उपसर्ग पहचानो, तब आप बता पाओगे। ऐसे ही हम या तो मूल शब्द पहचानो, पी, बड़ा, सुनार, चौधरी, या फिर इसमें ये प्रत्यय पहचानो। तो हिंदी के मूल शब्दों में हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ ये सारे शब्द हिंदी की क्रिया से बने हैं, इसीलिए सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो कितनी कंडीशन हो गई हमारी? 6 कंडीशन। कौन कौन सी? एक तो है प्यारे दोस्तों अर्धचंद बिंदु वाले शब्द, द्वित व्यंजन वाले शब्द। इसके बाद तीसरी कंडीशन है उतक्षेपित ताड़नजात व्यंजन वाले शब्द, सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। और इसके बाद में हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, और फिर हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, और इसके बाद है हिंदी की क्रिया से बने शब्द। और 7वीं कंडीशन ये है जो शब्द आधुनिक समय वर्तमान में बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं। वे भी क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम घी का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पे? घृत के। हल्दी का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पे?
हरिद्रा के स्थान पर। ऊंट का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पे? ऊष्ट के स्थान पे। तो इनका प्रयोग आप रोज कर रहे हो, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो जिनका कोई ना कोई तत्सम का तद्भव हो वो भी क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? हमारे तद्भव शब्द। ये थी तद्भव शब्दों की कंडीशन। आज के लिए इतना ही। कल जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम देसी विदेशी और संकर शब्दों के बारे में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं देसी विदेशी और संकर शब्द के साथ। यूट्यूब की क्लास लेना ना भूले, 8 बजे और 9 बजे सिलेक्शन दरबार और हिंदी भाई अरुण सर चैनल पर।